हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई एंड यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में हमने टॉप मोस्ट हिंदी के 50 एमसीक्यू प्रश्न रखे हैं, जो अभी तक यूपीएसआई एंड यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, कृपया मिस मत कीजिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप 50 में से आज 35 प्लस अगर प्रश्न सही कर पाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। तो दोस्तों, चलते हैं, ये आज का प्रैक्टिस नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आपको एक निर्देश दिया गया है, जो है प्रश्न नंबर 1 से 5 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको गद्यांश दिया गया है, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसे अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को ना होने दे अथवा भाषाओं के सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण का कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। तो इसको आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आप लोग इसे फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको आंसर दिखाते हैं इसका प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अब आप लोग पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो पढ़ा उसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की ग्रहणशील स्वरूप जो है वह अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सजीव भाषा से तात्पर्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि सजीव भाषा से तात्पर्य क्या है। आप लोग बताइए कि सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा को आप सजीव भाषा कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोग ये बताइए कि हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह सी, हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण रहे। आप लोग अगर हिंदी में दूसरे शब्दों से कोई भाषा अपनाते हो शब्द, तो उसमें आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि? कैसे उचित है आप लोग ये बताइए कि हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि आगे क्या आना चाहिए। आप लोग आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्योंकि इससे हिंदी में समृद्धि होती है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक
शब्द है, आप लोग आंसर बताइए कि गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए सी, जो विपरीतार्थक शब्द का जो है ग्रहण शब्द का विपरीतार्थक जो होगा वह मुक्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो इसमें दिया गया है श्रद्धा, यानी श्रद्धा इसमें दिया गया है, जो क्षुधा का विलोम है क्या है, आप लोग इससे बताइए कि क्षुधा का विलोम क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्षुधा का विलोम दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी तृप्त, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए अगला देखिए। लघिमा का विलोम शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि लघिमा का विलोम शब्द है क्या है, आप लोग आंसर बताइए कि लघिमा का विलोम क्या है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो लघिमा का विलोम है वह महिमा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्दय शब्द का विलोम है, आप लोग ये बताइए कि निर्दय शब्द का विलोम क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया कि निर्दय शब्द का विलोम सदय है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋजु शब्द का विलोम है, आप लोग ये बताइए कि ऋजु शब्द का विलोम क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ऋजु शब्द का विलोम दिया होगा। अगर आपने इसका दिया है ऋजु शब्द का जो विलोम है वह वक्र है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो उन्नत का अवगत नहीं होगा, यही त्रुटिपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्यंजन है वह कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो व्यंजन होते हैं वह 33 प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो आप लोग ये बताइए कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आप पर्यायवाची शब्द का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी समानार्थी, जो समानार्थी शब्द है वही पर्यायवाची का अर्थ है, तो आपका आंसर सही है। आप लोग ये बताइए जो कनक का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि कनक का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोग बताइए कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा कनक का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कमल है वह कनक का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो हंस है वह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो हिमालय का पर्यायवाची नहीं है वह कर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए, आपको फिर से निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग बताइए आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास डैश है, क्या है, आप लोग आंसर बताइए कि आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास डैश है, क्या है, आप लोगों को बताना है। बताइए आप लोग। अगर आपने इसका आंसर दिया है यहाँ पर होना चाहिए डैश के स्थान पर रहस्यवाद, तो आपका आंसर रहस्यवाद बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गवंती देवा किल गीत कानी
भतस्तेतु डैश भूमि भागे, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आप लोग बताइए कि डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो आना चाहिए वह आना चाहिए सी, भारत। डैश के स्थान पर भारत आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दुल्हनी गवहू, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? दुल्हनी गवहू के आगे क्या आना चाहिए डैश के स्थान पर? आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए मंगलाचार, यानी मंगलचार आना चाहिए डैश के स्थान पर, तो आप लोगों का आंसर था ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है काहे रे डैश तू कुम्हलानी, यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए? आप लोग भरिए। तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए नलिनी। काहे रे नलिन तू कुम्हलानी, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए न बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सूरदास भगवान के डैश उपासक थे, तो आप लोग ये बताइए सूरदास भगवान डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए? किस भगवान के उपासक थे सूरदास? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो सूरदास थे वह भगवान कृष्ण के उपासक थे, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है महाभारत एक डैश है, तो क्या है? आप लोग ये बताइए कि जो महाभारत है वह क्या है? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए महाभारत डैश एक महाकाव्य है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इच्छु का तद्भव है, आपसे पूछा जा रहा है कि इच्छु का तद्भव है क्या है? आप लोग आंसर बताइए कि इच्छु का तद्भव क्या है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है इच्छु का तद्भव जो है वह ईख है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आम का तत्सम रूप है, आपसे पूछा जा रहा है कि आम का तत्सम रूप है क्या है? आप लोग आंसर बताइए इसका कि आम का तत्सम रूप क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि आम का तत्सम रूप आम्र है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द है, आपको आंसर बताना है कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो ऑप्शन नंबर ए में क्लिष्ट लिखा हुआ है, क्लिष्ट, वह एक तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है ईंट से ईंट बजाने मुहावरे का सही अर्थ है, तो आप लोग ये बताइए कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ जो है वह है बर्बाद कर देना, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके लिए उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आप लोग ये बताइए कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोगों को बताना है। आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ होता है मन की या रहस्य की बात समझ लेना, जो होगा वह सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो आप लोग ये बताइए कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? आप लोग आंसर बताइए इसका। हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए 7, जो है 7 एक संख्या है, इसीलिए वह संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विशेषण नहीं है? आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो मोहन है, मोहन एक नाम है ना कि यह विशेषण है, तो आप लोगों का आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आपकी पूछ रहा है विशेषण है? तो आप लोग ये बताइए कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें कौन सा विशेषण है।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए अनुरक्त, जो अनुरक्त है वह विशेषण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए इसमें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो ऋषिकेश लिखा हुआ है वह गलत लिखा हुआ है, तो आपको जो आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द रूप है, आपसे आपकी पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द रूप है, तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा शुद्ध शब्द रूप है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर बताया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी दुर्निवार, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है, तो आप लोग ये बताइए कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर बताए रहे। अगर आप लोग आंसर इसका दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ए, जो अनाधिकार लिखा हुआ है अनाधिकार, तो ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपको शब्दानुसार निशब्दानुक्रम का सही वाक्य है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा सही वाक्य है इसमें। प्रश्न नंबर 33 को आप लोग ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए बी वह आदमी गरीब था, जो शब्दानुसार क्रम सही वाक्य है वह आदमी गरीब था, ऑप्शन नंबर बी 33 नंबर का। चलिए ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो आप लोग फिर से इसे पढ़िए फिर बताइए कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो ये सही बिल्कुल लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निर्देश आपको दिया गया है निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। तो कोई महान, आप लोगों को बताना है कोई महान के आगे क्या क्या आना चाहिए, आप लोग इसे बताइए कि किसके बाद क्या आना चाहिए। पढ़िए फिर आप लोग आंसर बताइएगा। तो अगर आपने 35 नंबर प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यारा वाला, जो इसका पहला आना चाहिए कोई महान देश जिस समय संक्रांति कालिक, उसके बाद आना चाहिए स्थितियों के बीच से होकर गुजर रहा है, फिर आना चाहिए उस समय वहाँ की विचारधारा का प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हम आपस, इसके आगे क्या क्या आना चाहिए, आप लोग इसे बताइए कि हम आपस के आगे क्या आना चाहिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है हम आपस, उसके आगे जो आना चाहिए वह आना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर जो इसका बनेगा वह भी बनेगा यारा लावा, जो इसका बनेगा हम आपस में दंगे फसाद में सारा श्रम, उसके बाद आना चाहिए नष्ट कर रहे हैं अपने देश के, उसके बाद आना चाहिए अधूरे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सतत कर्मशील, सतत कर्मशील के आगे क्या क्या आना चाहिए, आप लोग इसे भरिए। सतत कर्मशील के आगे अगर आपने इसका आंसर जो दिया है वह आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यारा लावा, वही आना चाहिए जो आपको सीक्वेंस दिया गया है, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच त्योहार कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं, तो आपका आंसर जो आना चाहिए वह सी आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, जो ऑप्शन इसका बनेगा वह बी बनेगा, तो आपका आंसर डी बनेगा, आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है दशानन में समास है, आपसे पूछा जा रहा है कि दशानन में कौन सा समास है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है दशानन में जो समास होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास दशानन में है, तो आपका आंसर था ये। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है इत प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सा संधि है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इत प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए इत प्लस आदि बराबर इत्यादि में यल संधि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आप लोग बताइए कि ऑप्शन में जो दिया गया इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी सदाचार जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा, तो आप लोग ये बताइए कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका आना चाहिए वह आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो अत्यधिक का संधि विच्छेद है वह अति प्लस अधिक बराबर होता है अत्यधिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला, आपसे पूछा जा रहा है कि किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर बता रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग में हिंदी को गद्य विधा में नया स्वरूप मिला, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि मीरा की कविताएं वह भक्ति धारा विधा से संबंधित थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे में कौन सा रस है, तो आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा, फिर आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा रस है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर जो इसका है वह है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए। अगला प्रश्न है अब लो, पढ़िएगा आप लोग मेरे साथ, अब लो नसानी अब ना नसहो में कौन सा रस है, तो आप लोग बताइएगा इसको। अब लो नसानी अब ना नसहो में कौन सा रस है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी इसमें शांत रस है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य रसों में कुल संख्या है, आपसे पूछा जा रहा है हिंदी काव्य रसों में कुल संख्या है कितना है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि हिंदी काव्य रसों में कुल संख्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो ऑप्शन नंबर है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी काव्य रसों में कुल संख्या है 9। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या है, तो आप लोग ये बताइए कि अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या है क्या है, आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या 2 है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है न ही प्राग न ही मधुर मधु न ही विकास यही काल में अलंकार है, तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। न ही पराग न ही मधुर मधु न ही विकास यही काल में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है इसमें जो है वह अनियोक्ति अलंकार है, तो आपका आंसर सही है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न बताइए। अंतिम प्रश्न है कामायनी प्रमुख रचना है, तो आप लोग ये बताइए कि जो कामायनी है वह प्रमुख रचना किसकी है, आप लोग आंसर बताइए इसका।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जिसका होना चाहिए वह डी, जो कामायनी है वह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। आप लोग पहले ये बताइए कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।